तो कई बार आप कुछ जरूरी खबरों को मिस कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो स्वागत है आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हफ्ते भर का एक क्विक रिकैप, जहां आप देख सकते हैं हफ्ते भर की सारी खबरें एक साथ। नमस्कार, मैं भूपेंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 8 सीटों से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं इंदौर की जनता का मत कि वो अपना वोट किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दे रही है। सर, आपका नाम? पारस जैन। पारस जी, इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर आपका वोट आपने दिया है? चारों ओर इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है मोदी जी के राज के अंदर। आज बीजेपी जिस ढंग से 10 साल से काम कर रही है, आज हमने इतने सालों से देश को देखा है, हर पल हर चीज़ में हर निगाह में, भले ही वो स्वच्छता हो या आपके फाइनेंस लाइन में या बिजनेस लाइन के अंदर देख लें, हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। कहाँ हम पूरे विश्व में इतने पीछे की ओर जाते जा रहे थे, पीछे होते चले जा रहे थे, और जैसे ही मोदी राज आया, आज बीजेपी आई है, आज वो ग्रोथ बढ़ते 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 हम किस ऊंचाइयों पे पहुंच गए। आज विश्व गुरु बनने के अब हमारे को सामने दिख रहा है कि हम विश्व गुरु बन के भारत का जो स्पिरिचुअल आध्यात्म की दुनिया थी, पूरे वर्ल्ड में जो भारत का नाम था, वो आज साक्षात होने लगा है। पारस जी, कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है। क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? लोगों को समझना चाहिए कि हम क्यों सामने वाले का दुश्मन बने। इस देश को चलाने के लिए सेवक की ज़रूरत है। नोटा दबा के मोदी जी या बीजेपी का बहिष्कार करना कहाँ की समझदारी है। एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा करता है तो क्या वो सही है क्या? हम किसी भी चीज़ का बहिष्कार करने की जगह हम ग्रोथ करें, हम इस देश को ऊपर उठाने के लिए काम करें। अगर कांग्रेस ये करती कि हम ग्रोथ करें और ऐसा करें तो हमें अच्छा लगता। वो तो बहिष्कार कर रही है। बहिष्कार मतलब युद्ध। युद्ध कहाँ की है? हमारे भारतीयता में ऐसा युद्ध होना चाहिए क्या? सिंपल बात है। मतलब कुछ भी तो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस हम दुश्मन हैं, हम दुश्मन है, दुश्मन है। अरे दुश्मनी एक बन के कांग्रेस और बीजेपी, आज हर इंसान एक बन के देश के उत्थान में लगे तो हमारे विश्व के अंदर कितना नाम होगा हमारे देश का। कल बारिश होने के बाद गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है। आपको क्या लग रहा है, इसका असर वोटिंग पर होगा? कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो न देश को देखते हैं, वो सिर्फ 100% सेल्फिश होते हैं, अपने लिए जीते हैं। ये ज़िंदगी अपने लिए जीने की नहीं है। एक पेड़ भी कुछ दे ही रहा है, सूरज भी एक समय से उठ उठ के आपको सब कुछ देता है। इसमें इस पृथ्वी पे हम इंसान बन के आए तो देने के लिए आए। सेल्फिश पने से अपने कंफर्ट जोन के लिए, अगर ये बारिश धूप गर्मी को देखते हुए क्या नोट कमाने के लिए जाते हैं तब बारिश और सूर्य देखते हैं क्या? या आप कुछ भी अपने लिए कुछ करने जाते हैं, कहीं एंजॉय करने जाता है, उस वक्त आप देखते हैं क्या? तो ये भारत देश के लिए अगर हम नहीं निकल सकते तो हम अपना ही डिक्रीजपन कर रहे हैं, हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है सर। सर, जो पिछली बार का जो वोटिंग परसेंट था, हम देखते हैं कि वो 76% रहा। पिछली बार का जो वोटिंग परसेंट था, आपको क्या लगता है कि इस बार वो जो रिकॉर्ड था वो टूटेगा? डेफिनेटली रिकॉर्ड तो और ज़्यादा ऊपर होता, लेकिन एक इंदौर के अंदर उन्होंने धोखा दिया और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो डेफिनेटली जो कट्टर कांग्रेसी हैं वो तो या तो आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो नोटा, मतलब हमको लगता है कि यूं परसेंटेज देखा जाए तो वोट का कम ही रहना चाहिए, क्योंकि दो पक्ष हैं मेनली अपने यहाँ पे, कांग्रेस और बीजेपी इंदौर के अंदर। तो कांग्रेस के जो कट्टर लोग हैं वो वोट देने नहीं आएंगे, तो परसेंटेज तो गिर नहीं है। सर, आपका नाम? नीलेश अग्रवाल। नीलेश जी, इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया है? मेरा मुद्दा देश के भविष्य के लिए है, हमारे वंशजों को आने वाले भविष्य नव निर्माण के लिए है मेरा मतदान। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि नोटा के लिए लोगों के अंदर जागृति यह है कि पूरे योग्य प्रत्याशी अगर कोई नहीं होगा तो ही वो लोग नोटा के लिए जाएंगे। अगर उनकी ईवीएम मशीन के अंदर कोई भी योग्य प्रत्याशी है तो वो पहले योग्य प्रत्याशी को ही देंगे। कल बारिश होने के बाद गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है। आपको क्या लग रहा है, इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शहर के अंदर हर आदमी वोट करना चाहता है, मतदान करना चाहता है। उसके लिए मेरी कुछ लाइन है।
हमारा परिवार हमारी शान, हमारा लोकतंत्र हमारी जान, सशक्त राष्ट्र निर्माण, भविष्य नवनिर्माण के लिए कर दिया मैंने अपना गुप्त मतदान। क्या बात है। पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था 76% वोटिंग प्रतिशत रहा पिछली बार। क्या लगता है आपको इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। इंदौर शहर के नागरिक सबसे ज़्यादा जागरूक हैं और वो अपने मतदान के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बनकर वो कम से कम 80% से ज़्यादा वोट करके इस पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रोहन कश्यप है। रोहन जी, आपने इस बार का जो आपका मत दिया है, आपने किस मुद्दे को देखकर आपका मत इस बार दिया है? देखिए, अगर मेरे अपने मतदान के ऊपर मैं अगर बात करूं तो मैंने जो अपना मत दिया है वो सनातन धर्म को देखते हुए और जो हमारे देश का जो सम्मान दूसरे विदेशों में जो बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए दिया हुआ है। और जो आगे हमारे जो बीजेपी सरकार जो है, जो लगत प्रयासों से जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, उनके अलग अलग स्कीम्स आ रही है हमारे लिए, वो बहुत उसको देखते हुए मैंने अपना वोट दिया है। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है और अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है। क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की ओर आकर्षित होंगे? कुछ लोग होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जो कांग्रेसी हैं वो उनके जो पूरे परिवार से, उनके पूरे ख़ानदान से जो कांग्रेसी हैं वो दूसरी तरफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक मुझे मेरा वो है कि लोग नोटा पे ना जाते हुए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रत्याशी को तो ज़रूर आवश्यक वोट देंगे। कल बारिश होने के बाद गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है, तो क्या आपको क्या लग रहा है इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कहीं गर्मी हो, बारिश हो या ठंड हो, उससे वोट पे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और हमें वोट देना ज़रूरी है। पिछली बार 76% वोटिंग प्रतिशत रहा था। क्या लगता है आपको इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? टूटना ही चाहिए और जहाँ तक मुझे लगता है कि 85 to 90% इस बार वोट डलना चाहिए। थैंक यू रोहन जी। सर आपका नाम? मेरा नाम है हर्षद वर्मा। ओके हर्षद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया है? मुद्दे देखे जाएं तो बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम किया है जो पिछला, बट इस बार का जो मुद्दा मुझे लगता है वो लगता है कि महिला सशक्तिकरण पे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो इसमें ज़रूर आगे जाएंगे। और मुद्दे को देखा जाए तो जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है काफ़ी समय से, तो ज़्यादा मुद्दा आजकल गर्माहट में वो है, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूँगा कि बेरोज़गारी जो हमारे देश में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं कम हो। इसके लिए जो मोदी जी ने नए से अपने अपने भाषण में बताया है कि वो कैसे कैसे करना चाहेंगे इसको लेकर काम, उस तो मैं चाहता हूँ कि बेरोज़गारी वाला मुद्दा मेरे लिए सबसे ज़्यादा और अहम है। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है। क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनके प्रत्याशी के जैसा हुआ तो उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो उनके लिए नोटा की अपील करना बहुत सही है। बट नोटा दबाना अपने आप में मैं मानता हूँ कि चुनाव का एक बहिष्कार करना ये गलत है। जो भी आपके पास प्रत्याशी है हमें उनके साथ अवश्य जाना चाहिए, नोटा नहीं दबाना चाहिए जी। कल बारिश होने के बाद गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, तो क्या आपको लग रहा है इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? जी, ये इंदौर की जनता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ वोटिंग से कोई असर पड़ेगा इस पर गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी तो हम 24 घंटे ही घूमते हैं बाज़ार में। और जैसा कि अभी शादियों का माहौल चल रहा था उसमें भी काफ़ी बाज़ारों में भीड़ भाड़ थी और सब लोग घूम रहे हैं। गर्मी के कारण अपनी व्यवस्थाओं के साथ लोग आएंगे। मुझे लगता है कि वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं नहीं घटते हुए बढ़ेगा। पिछली बार जो वोटिंग परसेंट रहा है 76% रहा है। आपको क्या लगता है इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, मुझे लगता है इस पर 80 के पार ही जाएगा वोटिंग प्रतिशत। आज हम आ चुके हैं विधानसभा 3 वार्ड क्रमांक 62 में और आइए जानते हैं जनता का क्या मत है। क्या नाम है आपका? बबल वेद। ठीक है, इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया है? राष्ट्रीय हित और श्री राम मंदिर का जो निर्माण करा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको लेकर जनता में काफ़ी उत्साह है और इसको लेकर जनता ने भाजपा को वोट दिया। कांग्रेस ने इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है।
तो क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? कांग्रेस के कहने से खुद कांग्रेस कार्यकर्ता वोट नहीं डाल पाते हैं, तो ये नोटा में भी इतना कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कम से कम 10 से 12 लाख वोटों से विजय होंगे। पिछली बार का वोट प्रतिशत हम देख पाते हैं कि 76% वोट प्रतिशत रहा है। क्या आपको लगता है इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? इस बार भी इंदौर में 70 से 75% वोटिंग का अनुमान है। जिस तरह से जनता पोलिंग बूथों पर भीड़ लगी है, उससे ये रुझान 70% तक जाएगा। क्या नाम है आपका? टीनू चौहान। इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में मैंने ये वोट दिया। कांग्रेस ने इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो आपको क्या लगता है लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? नहीं, बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे। कोई प्रभाव नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस पूरे भारत में पूर्ण रूप से समाप्त होने की ओर जा रही है और कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पिछली बार 76% वोटिंग हुई थी। क्या लगता है आपको इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इंदौर की जनता में बहुत ही उत्साह है, उल्लास है। अभी तक काफ़ी पोलिंग बूथों पे भीड़ लगी है। मैं खुद भी वोट डालने गया था, काफ़ी भीड़ थी। निश्चित ही ये रिकॉर्ड टूटेगा। आपका नाम? संजय चौहान। इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया? मैंने इस बार मुद्दे ने हिंदू राष्ट्र को देखकर, जो राम मंदिर की जो भूमिका दी है बीजेपी के होते, उसको देखकर। कांग्रेस ने इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है कांग्रेस से। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो क्या आपको क्या लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? नहीं होंगे। पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था 76% था। आपको क्या लगता है इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? इस बार ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा राम मंदिर को लेकर, 370 जो धारा हटाई उसको लेकर। आपका नाम? सुरेश चौहान। ओके सुरेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस बार जो आपने वोट दिया है, किस मुद्दे को देखकर आपने इस बार का अपना मत दिया है? कश्मीर के अंदर जो 370 जो लगी थी धारा को ख़त्म किया, उसके उपरांत लोगों में जोश है कि जो पुराने से पुराने मामले बीजेपी के राज्य में, राज्य शासन में सुलझाए गए हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, और भी अनेक मुद्दे हैं। इस वजह से ज़्यादा प्रभाव बीजेपी का है। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है और अब कांग्रेस नोटा को दबाने की अपील कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि लोग जो है नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? नोटा की तरफ कोई आकर्षित नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। बीजेपी की लहर के आगे कांग्रेस का इंदौर के अंदर और पूरे भारत के अंदर कोई लहर नहीं है कांग्रेस की, बीजेपी की लहर के आगे। आपका नाम? जी मीना चौहान। ओके मीना जी, आपने इस बार का जो वोट दिया है, आपने किस मुद्दे को देखकर अपना वोट डाला है? जी मैंने अपना वोट विकास के क्षेत्र के मद्देनज़र डाला है। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो आपको क्या लगता है कि नोटा की तरफ लोग आकर्षित होंगे? ये एक बात सही भी है, लेकिन क्या है, ये अपने अपने विचार हैं। लेकिन जो विकास चाहता है वो तो बीजेपी को ही चुनेगा। और उसके अलावा देखो, मत देने का अधिकार सभी का है और अपनी अपनी इच्छा से मतदान करने का अधिकार भी स्वयं व्यक्ति को है। वो किस पे क्या दबाता है ये तो अपन नहीं जान सकते, लेकिन वो उसकी स्वयं की इच्छा शक्ति है। पिछली बार जो वोटिंग परसेंट था 76% वोटिंग परसेंट था पिछली बार का। क्या आपको लगता है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। जिस प्रकार स्वच्छता में अपना इंदौर नंबर 1 की चर्चा में है, उसी प्रकार मतदान के क्षेत्र में भी नंबर 1 आए, ये सभी की कामना है। Chabahar Port is an India-Iran flagship project. Today, we witnessed the signing of the long-term contract for operating the Shahid Beheshti Port Terminal. I am confident that a firm, sustainable and long-term roadmap for developing the port
has been established. भारत और ईरान के बीच एक ऐसी डील हुई जिसके बाद कई देशों की बेचैनी बढ़ गई है। चीन पाकिस्तान की टेंशन तो बढ़ने ही वाली है, अमेरिका भी परेशान हो गया है। भारत और ईरान के बीच 13 मई को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत MOU साइन हो गया है। दरअसल ये डील ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी है और इस डील के तहत भारत 10 साल तक ईरान के चाबहार पोर्ट को संभालेगा। केंद्रीय मंत्री सरबंदना सोनोवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत 10 साल के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करेगा। साथ ही उन्होंने समझौते को भारत ईरान संबंधों और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत और ईरान के बीच हुई इस डील को पाकिस्तान और चीन के लिए करारा जवाब भी माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों है? भारत को इससे किस तरह का लाभ होगा? तो चलिए आपको इन्हीं सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि आखिर ये डील चीन पाकिस्तान के होश फाख्ता क्यों करने वाली है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। चाबहार में 2 पोर्ट है, पहला शाहिद कलंतरी और दूसरा शाहिद बहिश्ती। शिपिंग मिनिस्ट्री की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल शाहिद बहिश्ती का काम संभालती हैं। भारत वैसे तो पहले ही इस पोर्ट का कामकाज संभाल चुका है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था, समय समय पर इसे रिन्यू करना पड़ता था। लेकिन अब 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है। सालों से भारत और ईरान के बीच लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन कई कारणों की वजह से इसमें देरी आ रही थी। बीच में भारत और ईरान के बीच भी रिश्तों में थोड़ी तल्खी आ गई थी। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भी इस समझौते में देरी हुई। बताया जा रहा था कि इस डील के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार बंदरगाह में लगभग $12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। भारत चाबहार फोर्ट का एक हिस्सा डेवलप कर रहा है ताकि ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सामान पहुंचाया जा सके। नई डील से पाकिस्तान के कराची और ग्वात पोर्ट को बाईपास किया जा सकेगा और ईरान के जरिए दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच कारोबारी रास्ता खुलेगा। साल 2003 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी ने भारत की यात्रा की थी। उनकी यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें चाबहार प्रोजेक्ट भी शामिल था। चाबहार प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग बंदरगाह बन रहे हैं। माना जाता है कि भारत शाहिद बहिश्ती पोर्ट की निवेश कर रहा है। चाबहार पोर्ट की लोकेशन इसे रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम बनाती है। चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर है। चाबहार जहां स्थित है वहां से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और ये पाकिस्तान में बन रहे ग्वादर पोर्ट के भी नज़दीक है। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट बनाना शुरू किया था तो खुद ब खुद चाबहार पोर्ट की अहमियत बढ़ गई। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईरान के दौरे पर गए थे तब उन्होंने चाबहार पोर्ट में $55 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया था। ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट अहम जरिया है। एक और अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों से निपटने में चाबहार पोर्ट से ईरान की मदद हो सकती है। दूसरी ओर हिंद महासागर तक पहुंच के लिए अफगानिस्तान की निर्भरता पाकिस्तान पर कम हो सकती है। साल 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर को लेकर समझौता हुआ था। इस कॉरिडोर में चाबहार को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद भारत ने शाहिद बहिश्ती का काम तेज कर दिया था। शाहिद बहिश्ती के पहले फेज का काम दिसंबर 2017 में पूरा हो गया था। तब भारत ने यहीं से अफगानिस्तान तक गेहूं की पहली खेप भेजी थी। 2019 में पहली बार चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से कोई सामान भारत आया था। शाहिद बहिश्ती पोर्ट का काम 4 फेज में पूरा होना है। काम पूरे होने के बाद इसकी क्षमता 8.2 करोड़ टन सालाना हो जाएगी। यहाँ पर एक क्रूज टर्मिनल भी बनकर तैयार हो गया है, जिससे इस पोर्ट की क्षमता और बढ़ गई है। ईरान में बन रहे चाबहार पोर्ट को चीन और पाकिस्तान के लिए जवाब भी माना जा रहा है। इस कारण भारत की यहाँ दिलचस्पी खासी है। ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी की वजह से चाबहार पोर्ट में भारत का होना फायदेमंद है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। ग्वादर पोर्ट में चाबहार पोर्ट के बीच सड़क के रास्ते 400 किलोमीटर की दूरी है, जबकि समंदर के जरिए ये दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट की इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर NISTC से भी जोड़ा जाएगा। ये कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान,
रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज, रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच सकेगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया। ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और साथ ही तट पर ध्यान और पूजा किया। इसके बाद काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेकर अभिजीत मुहूर्त, आनंद योग और स्वार्थ सिद्धि योग के साथ पुष्य नक्षत्र के पूर्वाहन 11:40 पर पर्चा दाखिल किया। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या वाराणसी इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर मेहरबान होगी। क्या मोदी फैक्टर एक बार फिर से पीएम मोदी की जीत की वजह बनेगा या नहीं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। पहली बार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। भाजपा को अपार बहुमत मिलने के बाद वे देश के प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वाराणसी देश का प्रधान चुनने वाली सीट के रूप में जाने लगा। 2019 में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से ही उम्मीदवारी पेश की और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल किए और इसके लिए भरपूर तैयारियों के साथ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने से पहले सोमवार को लगभग 4 घंटे का रोड शो किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। काशी वासियों के सामने एक बार फिर सांसद चुनने का नहीं बल्कि देश के नायक यानी प्रधानमंत्री को सीधे वोट करने और चुनने का मौका होगा। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट पर गए और 10 बजे के आसपास काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा पूजन किया। वैदिक मंत्रों के बीच पूजन की प्रक्रिया को पूरा कराया। काशी में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके लिए प्रक्रियाओं को शुरू किया गया है। इसके बाद पीएम मोदी के काल भैरव दर्शन का कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। पीएम ने इससे पहले कहा था कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को ग्रैंड बनाने की तैयारी की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही। यूपी में भाजपा के सहयोगी सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल एस और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख की भी कार्यक्रम में मौजूदगी रही। पीएम मोदी के नामांकन के दिन गंगा सप्तमी, पुष्य नक्षत्र, स्वार्थार्थ सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त का सहयोग बेहद खास है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी के अनुसार प्रधानमंत्री की कुंडली के अनुसार पुष्य नक्षत्र उनके अनुकूल है। इस नक्षत्र में अगर किसी काम को किया जाए तो उसमें सफलता तय मानी जाती है। साथ ही राज सत्ता के संयोग का निर्माण होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर ग्रहों की दशा और दिशा को भी देखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन के समय ग्रहों की स्थिति भी सर्वोत्तम रही। इस दौरान चंद्रमा भी अष्टम में नहीं होगा। नामांकन के समय राहुकाल नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त देने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने मुहूर्त को सर्वोत्तम बताया है। नामांकन से पहले सोमवार को पीएम मोदी कमल रथ पर सवार होकर काशी की सड़कों पर निकले तो उत्सवी नजारा दिखा। बेशुमार समर्थन और कार्यकर्ताओं का असीम उत्सव, उमंग और जोश के भाव काशी में दिखे। बीएचयू के सिंहद्वार में काशी विश्वनाथ धाम तक रोड शो। पीएम ने इस दौरान लोगों से जीत का हैट्रिक का आशीर्वाद मांगा। मेगा रोड शो के बाद पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे तो 14 मई को नामांकन के दिन आध्यात्मिक रंग में नजर आए। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ से पीएम मोदी ने वाराणसी से लेकर देश के भाजपा को जीत का आशीर्वाद पीएम ने मांगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का जायजा लिया। इस दौरान काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 के बगल में बने मंच पर काशी के साधु संतों का जमावड़ा रहा। सतुआ बाबा आश्रम के पीठाधीश्वर संतोष दास के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक मठों और आश्रमों के साधु संत इस मंच पर आसीन रहे। पीएम नरेंद्र मोदी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और ज्ञानवापी के द्वार के बाहर खड़े लोग मोदी जिंदाबाद, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, हर हर महादेव का जय घोष लगातार कर रहे थे। बाबा विश्वनाथ के पूजन के बाद मोदी बाहर निकलने का संकेत होते ही जनसभा में हलचल तेज हो गई। पीएम के फ्लीट का हुटर सुनते ही लोगों ने भाजपा का झंडा लहराते हुए अब की बार 400 पार का नारा लगाना शुरू कर दिया। पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। अब यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि ग्रह, नक्षत्र और संयोग वाकई में लाभकारी थे या नहीं। तब तक के लिए सभी राजनेताओं की किस्मत ईवीएम मशीनों में लगातार बंद होती जा रही है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बैठे हुए कांग्रेसी, उनको क्या, उन लोगों ने क्या किया 70 साल में? कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने देश के लिए। आज हमारे मोदी जी ने कितना कुछ किया हम लोगों के लिए। हमारा सनातन आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जो हमारे बच्चे को जानता ही नहीं था। हमारा जो बच्चा हमारे हिंदुओं को कोई जानते नहीं था, सनातन को जानते थे। आज मोदी जी ने हमारे उन बच्चों को सबको सनातनी बना दिया है। हमसे ज्यादा हमारे बच्चे आज भगवान को मानते हैं। सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने से काम नहीं चलेगा। देश की यदि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं तो सैलरी भी उतनी बढ़ी है। अब की बार 400 पार ही होंगे। अब की बार 400 पार से ज्यादा ही जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, 4 तारीख बताएगा। 4 को मालूम पड़ जाएगा, 4 तारीख बताएगा। बौखलाहट है वो जो बाहर आ रही है। ये कुछ ना कुछ ऐसे 10-20 लोग में ऐसे 2 लोग होते हैं जिनको ऐसी रहती है असंतुष्टि, क्योंकि वो क्या सांप्रदायिकता के हिसाब से। कांग्रेसियों को मालूम है कि हम लोग जीतने वाले नहीं है, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट ही नहीं है उनका, जीतने वाले नहीं है। तो इसीलिए नोटा को दबाने से मतलब क्या है? आप आइए, देश के लिए आगे आइए, आके जो देश के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए आप आगे आके लड़िए और उसको वोट डालिए। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा। आज लोकसभा चुनाव के 4थे चरण के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है इंदौर में और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि लोगों ने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आज वोट डाला है। सर, इस बार आपने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर ये वोट दिया है? मोदी को देख के वोट दिया हमने। धारा 370, अयोध्या और अपना अनुशासन, यानी जो आज गुंडागर्दी खत्म हुई है उसको देख के हमने वोट दिया, धारा 370। आने वाले 5 सालों में किस तरह का विकास आप देखना चाहेंगे? आने वाले 5 साल में विकास हम इस तरह का देखना चाहिए। आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा विकास होगा मोदी के नेतृत्व। मेट्रो तो बनी रही है, इंदौर में बहुत अच्छा विकास होगा आने वाले 5 साल में। इस बार कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा है और उन्होंने नोटा पर वोट डालने की अपील की है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार इंदौर की जनता नोटा की ओर आकर्षित हुई? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ रही है उससे। अच्छा, इंदौर शहर में पिछली बार 76% वोटिंग हुई थी। इस बार आपको क्या लगता है, ये आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। जो युवा है वो बिल्कुल जाग चुका है। हम सनातनी सब एक इकट्ठे हो गए हैं और हमारी सनातनियों का ही अब के आने वाला है पूरा, और 100% अब जीतेगी। अच्छा मैम, इस बार कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं है और वो लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो नोटा पर वोट डालें। आपको क्या लगता है कि लोग नोटा की ओर आकर्षित हुए? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कितना भी कहे तो नोटा को करने से मतलब क्या है, घर बैठने से मतलब क्या है? कांग्रेसियों को मालूम है कि हम लोग जीतने वाले नहीं है, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट ही नहीं है उनका, जीतने वाले नहीं है। तो इसीलिए नोटा को दबाने से मतलब क्या है? आप आइए, देश के लिए आगे आइए, आके जो देश के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए आप आगे आके लड़िए और उसको वोट डालिए। जो बैठे हुए कांग्रेसी, उनको क्या, उन लोगों ने क्या किया 70 साल में? कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने देश के लिए। आज हमारे मोदी जी ने कितना कुछ किया हम लोगों के लिए। हमारा सनातन आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जो हमारे बच्चे को जानता ही नहीं था। हमारा जो बच्चा हमारे हिंदुओं को कोई जानते नहीं था, सनातन को जानते थे। आज मोदी जी ने हमारे उन बच्चों को सबको सनातनी बना दिया है। हमसे ज्यादा हमारे बच्चे आज भगवान को मानते हैं। मैम, इस बार आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये वोट डाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी जो बीजेपी के शासनकाल में जितना आत्मविश्वास आया है, ऐसा पहले कभी नहीं था। हमारी सनातन संस्कृति को जो महत्व दिया है और हम लोगों में जो आत्मविश्वास आया है, वो ये बीजेपी शासनकाल में आया और मोदी जी के कारण ही आया है।
तो मेरा तो ये है कि धारा 370 जो वर्षों से मतलब जो हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो हटी, राम मंदिर बना, जो हमारे कार्य सेवकों ने अपना बलिदान दिया था, और वो जो राम मंदिर की जो स्थापना हुई, ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत प्रभावित किया कि कोई तो ऐसा शासक आया जिसने इतनी हिम्मत करी। नहीं तो हर व्यक्ति ये रहता है कि भाई भतीजावाद की राजनीति करता है या फिर सबको तुष्टिकरण वाली राजनीति होती है। तो मोदी जी ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में निर्भीक होकर लेते हैं, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं और जब तक मोदी जी हैं तब तक हम उनके साथ हैं। मैम, इस बार इंदौर शहर से कोई प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से नहीं खड़ा है और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि नोटा को दबाएं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि नोटा की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काम बोलता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना विवेक है और अपने विवेक से वो किसको देना चाहिए ये बोलने की बात नहीं है। हर व्यक्ति बहुत प्रसन्नता के साथ मतदान करने आ रहे हैं और जो नोटा दबाते हैं उनको तो मतलब कहना चाहिए कि उनका सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई और वो देश के संविधान का और जो इतना पैसा खर्चा होता है उसका अपमान कर रहे हैं। इस पर सर आपकी क्या राय है? मेरी राय थोड़ी भिन्न है। ये कि अगर यदि कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो नोटा दबाने का अधिकार संविधान ने दिया है और यदि दिया है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए। इस बार आपको क्या लगता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हुए हैं? देखिए, हुए भी हैं, नहीं भी हुए, दोनों बातें। ये तो 4 तारीख बताइए, 4 तारीख बताइए कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे कहने से आपके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 4 तारीख को जिस दिन खुलेगा उस दिन अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये निश्चित है कि पहले से ज्यादा नोटा आएगा। आप किस मुद्दे को ध्यान में रखकर चुनाव में? हम तो देश के लिए ध्यान में रख के, हम सांप्रदायिकता नहीं चाहते, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, सिर्फ देश का विकास होना चाहिए, सच्चाई पे रहना चाहिए, झूठ का बोलबाला नहीं होना चाहिए। आज गैस पहले 400 रुपये थी, अब जो 1200 रुपये हो के फिर अब 800 आई है, ये क्या है? पेट्रोल 60 रुपये था जो अब 106 रुपये 107 रुपये है। मतलब इस सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश के लिए क्या हो रहा है। सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने से काम नहीं चलेगा। देश की यदि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं तो सैलरी भी उतनी बढ़ी है। आज हर पर कैपिटा इनकम जो है बीते 2014 के पहले का मैं स्टेटिस्टिक बता रहा हूँ, एकदम नंबर से बात करता हूँ, मैं ए सिर पैर की बात नहीं करना पसंद करता हूँ। 45,000 पर कैपिटा इनकम INR 45,000 was the पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले। अभी का पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,72,000 रुपए है। तो लोगों की इनकम उससे 3 गुना बढ़ चुकी है। सो 3 गुना भी इवन ज़्यादा मैं कहूँगा इसको। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जो पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़े हैं ये अभी से नहीं बढ़े, पहले से ही बढ़े हुए हैं। 60 रुपये जो हुआ करता था उसका रीज़न है कि ऑयल बॉन्ड्स जो हैं उनके बारे में अगर लोग पढ़ेंगे तो जनता को पढ़ना चाहिए कि ये सब रीजंस क्यों है, गोल्ड महंगा क्यों है, बाकी करेंसीज अपने से आगे क्यों है, इवन पेट्रोल महंगा क्यों है। इसका रीज़न ये जाता है काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं और काफ़ी सारा जो कर्जा है वो इन्हीं चीज़ों का है, तेल का, सोने का, इन सब चीज़ों का कर्जा काफ़ी माथे बढ़ा हुआ है। इसलिए सरकार को ना चाहते हुए भी इन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि कर्जा कम हो। और जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ चुकी है तो लोग उसको अफोर्ड भी कर रहे हैं। जब पहले बढ़ी नहीं, जब कर्जा था, बताओ ना, जब कांग्रेस ने छोड़ा था 55 लाख हजार करोड़ का कर्जा था, आज 155 लाख करोड़ का कर्जा है। तो कर्जे का ये तो बेमतलब की बात है। दूसरी, सिर्फ नौकरी किसको मिली और जो सैलरी पेड लोग हैं उनकी कम बढ़ी है। जो गरीब आदमी उनका क्या हुआ? आज कितने MIM खुले, कितनी IT खुली, बताए आप कितने साल में बनाए? इसलिए चंद्रमा पहले से चल गए, चंद्रमा पे पहले से चल चुके। 1967 में सुनीता श्रीवास्तव की बार 400 पार ही होंगे, अब की बार 400 पार से ज्यादा ही जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, 4 तारीख बताएगा। सिर पैर की बातें, बौखलाहट है वो जो बाहर आ रही है। ये कुछ ना कुछ ऐसे 10-20 लोग में ऐसे 2 लोग होते हैं जिनको ऐसी रहती है असंतुष्टि, क्योंकि वो क्या सांप्रदायिकता के हिसाब से वोट डालते हैं कि हम पार्टी स्पेसिफिक वोट डालना चाहते हैं। ये क्या हुआ है, क्योंकि मेरे कहने से आपके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 4 तारीख को जिस दिन खुलेगा उस दिन अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये निश्चित है कि पहले से ज्यादा नोटा आएगा। आप किस मुद्दे को ध्यान में रखकर चुनाव में? हम तो देश के लिए ध्यान में रख के, हम सांप्रदायिकता नहीं चाहते, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, सिर्फ देश का विकास होना चाहिए, सच्चाई पे रहना चाहिए, झूठ का बोलबाला नहीं होना चाहिए। आज
गैस पहले 400 रुपये थी, अब जो 1200 रुपये होके फिर अब 800 आई है। ये क्या है? पेट्रोल 60 रुपये था जो अब 106 रुपये 107 रुपये है। मतलब इस सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश के लिए क्या हो रहा है। सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने से काम नहीं चलेगा। सर, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? सबसे बड़ा मुद्दा देश का, देश की जो समस्याएं होती हैं सब हल की है और आगे भी हल करेंगे। और आपने चुनाव में किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट दिया? राष्ट्रहित और हिंदू हित के में वोट डाल रहा है। और कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा है और वो लोग नोटा पे दबाने की अपील कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों नोटा की ओर आकर्षित हुए इस बार? वो कांग्रेस के जो परंपरागत नोटा के वो नोटा में ही डालेंगे। अदरवाइज जो हिंदू समाज से जुड़ा है, राष्ट्रहित में जुड़ा है, वो बीजेपी को वोट डालेगा। ये 100% सही बोल रहा हूँ। आप आने वाले समय में किस तरह का विकास देखना चाहेंगे? देश सुख समृद्धि रहे, बाहरी जो विदेशी शक्तियां का अपने दबाव नहीं रहे, अपन आत्मनिर्भर देश बने। खैर, अब तो यह देखने वाली बात होगी 4 जून को, जब ही पता चलेगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है और किसे अपना राजा चुना है। दिल्ली से आग की एक बड़ी घटना सामने आ रही है। आईटीओ स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में मंगलवार 14 मई की दोपहर आग लग गई। हादसे में दम घुटने से कार्यालय अधीक्षक सत्येंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि आग में फंसी 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। दमकल विभाग की 16 गाड़ियों ने 2.25 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग तीसरी मंजिल के 3 कार्यालयों में लगी थी। हादसे में सभी फाइलें, कंप्यूटर व अन्य सामान जल गए। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला और कैसे आईटीओ ऑफिस मिनटों में आग की चपेट में आ गया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। राजधानी दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्थित इनकम टैक्स के ऑफिस में 14 मई को आग लग गई। इस हादसे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की मौत हो गई। हादसे के वक्त बिल्डिंग में 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बिल्डिंग में लगी आग से और भी बहुत जाने जा सकती थी, लेकिन दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों की सूझबूझ और क्विक एक्शन से लोगों की जान बच गई। दोपहर करीब 2:30 बजे लगी आग को बुझाने के लिए करीब 100 फायर कर्मी और 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियां 2 घंटे से ज्यादा वहां रेस्क्यू करती रही। शाम 5 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। इस अग्निकांड के कुछ कर्मचारियों ने आंखों देखी बताई। आईटीओ स्थित इनकम टैक्स बिल्डिंग में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिल्डिंग में 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आग लगी तो सब बाहर की ओर भागे, लेकिन धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल चुका था। कुछ महिला कर्मचारी खिड़कियों के सहारे खड़ी थी। लोग आग से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इधर फायरमैन गैस मास्क लगाकर इमारत में घुसे और लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकाल रहे थे। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर काम करने वाले अपने दोस्त से मिलने आए एक व्यक्ति बताते हैं कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। सीढ़ियां धुएं से भर चुकी थी। वे अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे बाहर भाग रहे थे। तीसरी मंजिल से बचाए गए एक व्यक्ति ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि वह बच पाएंगे। फिर उन्होंने एक सहकर्मी को देखा। उन दोनों को एक धुंधली रोशनी दिखी और वह उसकी तरफ आगे बढ़े और वो एक खिड़की निकली। दोनों उसे खोलने में कामयाब रहे और फायरमैन के बचाने से पहले 15 मिनट तक खिड़की की चौखट पर बैठे रहे। ये उनके लिए बेहद खतरनाक अनुभव था। वहीं एक दूसरे कर्मचारी ने बताया कि वे ऑफिस में लंच कर रहे थे। जब सीजीएसटी सेक्शन साथी के साथ खाना खाकर निकले, तभी उन्होंने देखा कि तीसरी मंजिल से धुआं निकल रहा है। ऑफिस से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए दरवाजों की तरफ भगदड़ मची हुई थी। एक 60 साल के राम विरिकेश पांडे लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर जा रहे थे, तभी उन्होंने लिफ्ट में धुआं आते हुए देखा। वो बताते हैं कि लिफ्ट रुक गई। वे बाहर निकल रहे थे, तभी रोशनी भी नहीं थी और चारों तरफ आग लगने की चीखें सुनाई दे रही थी। पांडे ने साथ ही बताया कि बिजली कटने पर लिफ्ट बंद होने से पहले जल्दी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारियों ने फायर टीम की भी मदद की। कर्मचारियों ने फायर टीम को बताया कि कहां-कहां लोग फंसे हो सकते हैं। फायर कर्मचारियों ने 2 महिलाओं को देखा जो आग से तो बच गई थी, लेकिन खिड़की की चौखट पर फंसी हुई थी। फायर कर्मचारियों ने घबराई हुई महिलाओं को सीढ़ी के सहारे नीचे उतारा। उनमें से एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट थी और दूसरी इंस्पेक्टर रैंक की अधिकारी थी। इसके बाद सीढ़ियों को तीसरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगाया गया। फायरमैन बिल्डिंग पे चढ़े और खिड़कियों के शीशे तोड़े और आगे वाले फ्लोर में दाखिल हुए। फायर कर्मचारियों ने वहां से 4 लोगों को बचाया, जिसमें एक दिव्यांग भी था। रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा आसान नहीं था। फायर कर्मी घने धुएं की वजह से सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। उन्हें धुएं से बचने के लिए मास्क पहनना पड़ा। इसके बाद अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेनी पड़ी ताकि फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। तीसरी मंजिल पर उन्हें दरवाजे के पास एक बेहोश शख्स मिला।
उसे स्ट्रेचर पर बिल्डिंग से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। विभाग के पोस्ट के अनुसार दुर्भाग्य से एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट धुएं में फंस गए और उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश के बावजूद उनकी मौत हो गई। इनकम टैक्स विभाग शोकग्रस्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को हर संभव मदद दे रहे हैं। शुरुआती जांच से पता चला कि एसी कंप्रेसर में हुए धमाके से आग लगी थी। आग एक बंद ऑफिस में लगी थी। इमारत में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों से आग को तेजी से फैलने में मदद मिली। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थीं। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थीं। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। पार्टी की सीनियर और पुरानी लीडर्स में से एक है। हम सब उनके साथ हैं। आपकी ओर से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजी गई स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली सीएम हाउस में हुई मारपीट की घटना को कई घंटे बीत चुके हैं। इस घटना के बीत जाने के 18 घंटे बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बयान जारी किया है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट होने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। अब क्योंकि कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि सीएम के कहने पर उनके निजी सचिव विभव कुमार ने उनसे मारपीट की, मामला तो गंभीर बन ही जाता है। इस घटना के बीत जाने के तकरीबन 18 घंटे बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खेद व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने आई थी। हालांकि उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुछ और निकटवर्ती लोग पार्टी से मुख मोड़ चुके हैं? आखिर स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल जैसे हाईली क्वालिफाइड लोगों के बीच ये मारपीट की नौबत क्यों आई? क्या ऐन चुनाव के मौके पर केजरीवाल पर लगे ये आरोप पार्टी के लिए खतरे के संकेत नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार उनके बहुत खास हैं। विभव मुख्यमंत्री केजरीवाल के इतने खास है कि यह आप इससे समझ सकते हैं कि जेल जाने के बाद केजरीवाल ने जेल प्रशासन को मुलाकातियों की जो सूची दी थी, उसमें केजरीवाल की पत्नी, बच्चे, माँ बाप के अलावा संदीप पाठक और विभव कुमार शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने किसी मंत्रिमंडल के साथी तक को तवज्जो नहीं दी, जबकि उनके पास अभी 4 और नाम देने के ऑप्शन थे। हालांकि अभी पिछले महीने ही विभव कुमार को एक पुराने मामले में टर्मिनेट किया जा चुका है। माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल की हर बात के वो राजदार हैं। उनके खिलाफ ईडी जांच ही चल रही है। विजिलेंस को भी दिल्ली जल बोर्ड में किसी पद पर ना होते हुए भी विभव कुमार को जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट करने की शिकायतों को सही पाया है। 2017 में उनसे टैंकर घोटाले के मामले में भी पूछताछ हुई थी। विभव कुमार को 2007 के एक मामले में इसी साल 10 अप्रैल को बर्खास्त किया गया है। विभव पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। शराब घोटाले में भी ईडी ने कई बार विभव कुमार से पूछताछ करी है। अब जबकि मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विरोधियों के लिए बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल अकेले पड़ रहे हैं? जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तमाम नेताओं और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबियों ने पार्टी छोड़ी, पर उस समय केजरीवाल का सितारा गर्दिश में नहीं था। पर अब जब केजरीवाल संकट में है, तो उनके अपने करीबियों से दूरी मायने रखती है।
दिल्ली से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल की करीबियों में शामिल रही हैं। उन्होंने अपनी छवि एक तेज तर्रार नेता की बनाई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की छवि भी कुछ ऐसी ही रही है। अरविंद केजरीवाल के बेहद खास और तेज तर्रार शख्सियत पर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की बात आ रही है कि वो जानबूझकर लंदन से वापस नहीं आ रहे हैं। ये सब बातें भी स्वाति मालीवाल के बारे में भी की जा रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय मालीवाल अपनी बीमार बहन की देखभाल के लिए अमेरिका में थी। मारपीट की खबरों के बाद पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि जो अफवाहें चल रही थी, हो ना हो उनमें जरूर कुछ सच्चाई थी। पार्टी बड़ी मुसीबत के दौर से गुजर रही है और स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा जैसे नजदीकी लोग केवल ट्वीट कर रहे हैं। मालीवाल भी सोशल मीडिया पर पार्टी और अपने नेताओं के समर्थन में संदेश पोस्ट कर कर्तव्य का पालन कर रही थी। मीडिया से बात करते हुए उस समय मालीवाल ने कहा था कि मेरी बहन पिछले 15 सालों से अमेरिका में रह रही है, वह बीमार है और मैं उनकी देखभाल के लिए यहाँ हूँ। मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ और मौजूदा शासन की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ूंगी। अब सवाल ये है कि देर से आने के बाद मतलब क्या रह जाता है। राघव चड्ढा तो अब तक नहीं आए। पंजाब के सभी सांसदों को जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए था वो नहीं हुए। स्वाति मालीवाल का पार्टी से दूर जाना पार्टी के लिए अलग तरह का मामला है, क्योंकि अभी तक जो लोग गए उन्होंने इतने गंभीर आरोप नहीं लगाए जिससे पार्टी या अरविंद केजरीवाल का कुछ नुकसान हो सकता। पर मालीवाल का मामला अलग है। मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, अगर उनमें वो अडिग रहती है तो बहुत गंभीर केस बन सकता है। आपने तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल बहुत ही निंदनीय घटना घटी। कल सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची थी। ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच आवास के स्टाफ में से विभव कुमार पहुंचे और स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और बदतमीजी की। संजय सिंह ने कहा कि इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वाति मालीवाल ने देश और समाज के हित में कई काम किए हैं। वह पार्टी की सीनियर हैं और पुरानी लीडर्स में से एक हैं और हम सब उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर नवीन जयहिंद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पिटाई के मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सांसद संजय सिंह नाटक कर रहे हैं। उन्होंने संजय से कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में पता है ना। उन्होंने अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल में एक पोस्ट में दावा किया है कि स्वाति पर जो हमला हुआ उनके बारे में संजय सिंह को जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्वाति की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि अब स्वाति को डरा धमकाकर चुप करा रहे हैं। उनके साथ ये जो घटना हुई है किसी साजिश के तहत हुई है। वहीं स्वाति मालीवाल से कहते हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने लाखों महिलाओं की आवाज़ उठाई है, अब उन्हें खुद के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। कानपुर में चकरपुर मंडी चौकी प्रभारी और सिपाही पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर सब्जी विक्रेता ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पुलिस वाले बोरे में सब्जी भर ले जाते थे, पैसे भी छीन लेते थे। अब 5 लाख रुपए मांग रहे थे। इस मामले में एक वीडियो सामने आया है जहां ट्रेनी आईपीएस डॉक्टर अमोल और बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांघा के बीच जबरदस्त बहस चल रही है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कानपुर के सचेंडी थाने की चकरपुर मंडी चौकी के प्रभारी व सिपाही पर अवैध वसूली और प्रताड़ना का आरोप लगाकर कस्बा निवासी सुनील ने जान दे दी। फांसी लगाने से पहले उसने 2 वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर उगाही की कहानी बयां की थी। उसने साथ में यह भी बताया कि वह सब्जी बेचने का काम करता था। चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार यादव व सिपाही अजय कुमार यादव अक्सर उसकी दुकान पर आकर बोरे में मुफ्त में सब्जियां भर लेते थे। जो कमाई होती थी वह भी छीन लेते थे। इससे परेशान होकर उसने सब्जी की दुकान लगानी ही बंद कर दी और एक मेस में काम करने लगा। इसके बाद भी दोनों ने पीछा नहीं छोड़ा और घर आकर धमकाने लगे। घर बेचकर 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाते थे। इस वजह से वह जान देने जा रहा है। उधर सुनील की आत्महत्या से नाराज परिजनों ने घर के बाहर शव रखकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही दोनों का निलंबन भी किया। तब परिजन शांत हुए। दोपहर 1 बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। उधर दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार है। चौकी प्रभारी अपने साथ सर्विस रिवॉल्वर भी ले गया था। वहीं सचेंडी थाना प्रभारी अमोल मुरकुट, एसीपी मनकी तेज बहादुर सिंह ने घटनास्थल की जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।
अब बात करते हैं कि ये वसूली का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। सचेंडी कस्बा निवासी पिता बालकृष्ण राजपूत ने बताया कि छोटा बेटा सुशील सचेंडी मंडी में फुटकर सब्जी का व्यापार करता था। आरोप है कि नवंबर 2023 में घर के पास रहने वाले एक मुस्लिम परिवार से उसका विवाद हो गया था। उस परिवार ने राजकुमार के साथ ही सुनील के खिलाफ भी शिकायत की थी। इसके बाद से चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार यादव व सिपाही अजय कुमार यादव उनके घर आकर धमकाने लगे। मंडी जाकर सुनील की दुकान से अक्सर फ्री में सब्जियां ले जाने लगे। इससे परेशान होकर सुनील दुकान बंद कर हाईवे निर्माण में लगी कंपनी के मेस में 2 माह से खाना बनाने का काम कर रहा था। उसके पिता ने बताया कि अचानक से 5 लाख रुपए की मांग रखने से बेटा परेशान रहने लगा। उसे धमकी दी जा रही थी कि पैसा अगर नहीं दिया गया तो उसे जेल भेज देंगे। आरोप लगाया गया कि कुछ दिन पहले सत्येंद्र और अजय घर आए थे। इसी के साथ उन्होंने सुनील की मां राजेश्वरी से गाली गलौज भी की थी। इसके बाद 12 मई की शाम सुनील जब घर जा रहा था तो उससे 5,000 रुपए छीन लिए गए। बालकृष्ण के मुताबिक एक रात जब सुनील घर लौटा और कमरे में चला गया, सुबह करीब 5 बजे उसकी मां राजेश्वरी ने उसे फंदे से लटके देखा। दरअसल चकरपुर मंडी में पुलिस का वसूली का पूरा रैकेट चलता है। इसमें चकरपुर मंडी ही नहीं, थाने के भी कई वर्दी वाले शामिल हैं। सब्जी वसूली से पैसा वसूली तक का पूरा खेल दलालों और सिपाहियों के जरिए इतनी सफाई से चलता है कि कोई मामला सामने ही नहीं आता तो पुलिस को साक्षी ही नहीं मिल पाता। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि पुलिस वाले आए दिन बोरा और झोला लेकर आते हैं और फ्री में सब्जियां भरकर ले जाते हैं। पैसे भी वसूलते हैं। यदि किसी ने विरोध या आनाकानी की तो दलालों के माध्यम से किसी न किसी से झगड़ा करा देते थे और फिर दबाव बनाकर वही कराते थे जो वे चाहते थे। आए दिन पुलिस वाले और उनके जुड़े सब्जी और फल बड़ी मात्रा में इकट्ठा करते थे। उसके बाद कहां कौन सी बोरी या बोरा भेजना है, इसकी जानकारी चौकी प्रभारी सिपाही व अन्य पुलिस वालों को ही होती है। इसके बाद सब्जी बोरे और बोरी में भरकर वाहनों से पुलिस वाले और उनके गुर्गे ले जाते हैं। पैसा मांगने पर गाली गलौज करते हैं और अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। एक व्यापारी ने बताया कि अगर किसी व्यापारी या दुकानदार ने चौकी प्रभारी व अन्य पुलिस वालों की मर्जी के मुताबिक सामान व रुपए नहीं दिए तो उनके गुर्गे सक्रिय हो जाते हैं। 14 मई की सुबह सुनील के परिजनों और ग्रामीणों ने शव रख कर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों की पुलिस कर्मियों से नोकझोंक होने लगी। परिवार की महिलाओं को भी संभालना मुश्किल पड़ गया। इस बीच बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांघा भी पीड़ित के घर पहुंचे। बातचीत के दौरान उनकी आईपीएस अमूल मुरकुट से भी तीखी बहस होने लगी। विधायक और पुलिस के बीच क्या बातचीत हुई, इसका पूरा वीडियो आप खुद देखिए। मुझे मिले वो कर दूंगा, आपका मतलब देखिए आपका ये नहीं है। देखिए आप पर्सनली मुझे क्यों बोल रहे हैं और मामला क्या है? आप देखिए विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। मुझसे आप क्योंकि जाइए, आप यहाँ से बिल्कुल जाइए, कोई जरूरत नहीं। आप हमको अकल ना दिखाइए। आप अगर बताए मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूँ, आप इस तरह बात करेंगे। अरे आप जाइए, इतनी बात विजय ढुल जो कि पूर्वी डीसीपी हैं, उनके अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है और अनुमति के लिए आयोग को भी पत्र भेज दिया गया है। अब कितनी भी जांच हो जाए, इस मां का बेटा कभी लौटकर नहीं आ सकता जिसे पुलिस की रंगदारी ने छीन लिया। पुलिस चाहे कितनी भी जांच कर ले, पर अब सब निरर्थक है। जरूरी है ऐसे कदम उठाने की कि कोई भी इस तरह की रंगदारी ना वसूल कर सके। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। राजस्थान से एक बड़ी और एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां हिंदुस्तान कॉपर की खदान में फंसे 8 लोगों को निकाल लिया गया है और बाकी 6 लोग भी सुरक्षित हैं। उन्हें निकालने का प्रयास जारी है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है यह पूरा मामला और कैसे खदान में फंस गए ये कर्मचारी। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थित कॉपर खदान में लिफ्ट की चेन टूटने के कारण उसमें फंसे लोगों में से अभी तक 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और अभी 6 लोग अंदर फंसे हुए हैं। कोलिहान खदान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए 8 व्यक्तियों की स्पेशल टीम खदान में भेजी गई है। इस टीम में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और केसीसी कर्मचारी शामिल हैं। खदान में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी लाई जा रही है।
यह टीम खदान के निकास द्वार से भेजी गई है। इस टीम को लोडर के जरिए भेजा गया है। रेस्क्यू टीम फंसे हुए सभी लोगों के पास पहुंच गई है। वहीं रेस्क्यू टीम में शामिल सभी लोग सुरक्षित है। सभी को खदान की गहराई से काफी ऊपर तक ले आया गया है। धीरे धीरे कर उन्हें खदान से बाहर निकाला भी जाएगा। बता दें कि अंदर फंसे हुए लोगों में केसीसी इकाई प्रमुख जेडी गुप्ता भी शामिल है। इनके अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी दिल्ली उपेंद्र पांडे, कोलिहान खदान के उप महाप्रबंधक AK शर्मा, विनोद सिंह शेखावत, AK बेरा, अर्णव भंडारी, यशोराज मीणा, वनेंद्र भंडारी, निरंजन साहू, करण सिंह गहलोत, प्रीतम सिंह, हरसीराम और भागीरथ फंसे हुए बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय पत्रकार विकास पारीक भी उनके साथ खदान में फंसे हुए हैं। विकास खदान का निरीक्षण करने आई टीम के साथ फोटोग्राफी करने गए थे। बता दें कि नीमका थाना जिले में मंगलवार रात हिंदुस्तान कॉपर की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से 1800 फीट की गहराई में 14 लोग फंस गए थे। वहीं कल से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें से 3 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी अन्य 6 लोगों को भी बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंदर फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। उल्लेखनीय है कि खेतड़ी कॉपर खदान में 2 दिन से निरीक्षण का काम भी चल रहा है। 13 मई से कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम हिंदुस्तान कॉपर माइन का निरीक्षण कर रही थी। टीम के सदस्यों समेत 14 लोग मंगलवार को खदान के अंदर गए थे। वे निरीक्षण कर लिफ्ट से वापस लौट रहे थे। खदान में बनी लिफ्ट का ऊपर आते वक्त अचानक रास्ता टूट गया, जिसके बाद वो करीब 1875 फीट नीचे जा गिरी। इस हादसे के वक्त खदान में कोलकाता से आई विजिलेंस टीम के 14 अधिकारी मौजूद थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह करीब 7 बजे तक 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए जयपुर रेफर भी कर दिया गया। इसके बाद करीब 9 बजे 5 और लोगों को बाहर निकाल लिया गया। अब तक कुल 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। बाकी बचे 6 लोग भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम उनके पास पहुंच गई है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने, प्रभावितों को हर संभव मदद और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। झुंझुनू सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि खदान में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन किसी के हाथ तो किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। 3 लोगों की हालत गंभीर थी। ऐसे में उन्हें जयपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही खत्म होगा और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। आज संशोधित नागरिकता कानून CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी करने के साथ 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में और साथ ही आपको बताते हैं क्या है यह CAA। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदनों पर ऑनलाइन मंजूरी के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे। अपने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया था कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान करेगी। देखा जाए तो सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। CAA के तहत पहली बार 14 शरणार्थियों को दिया गया सिटीजनशिप सर्टिफिकेट 3 साल पहले जब संसद में यह संशोधन कानून पास हुआ था, तो इस पर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया और विरोध देखने को मिला था। सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे लेकर न केवल स्थिति साफ की बल्कि इस कानून को लेकर जवाब भी दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है CAA? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था। इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। ये कानून किसी को भी नागरिकता से वंचित नहीं करता, ना ही किसी को नागरिकता देता है। यह केवल उन लोगों की श्रेणी को संशोधित करता है जो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह ऐसा उन्हें आवेदन करने वालों को अवैध प्रवासी की परिभाषा से छूट देकर करता है। कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित है और अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है, जो कि भारत में 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर चुके हैं और जिसे केंद्र सरकार के द्वारा या पासपोर्ट भारत में प्रवेश के अधिनियम 1920 की धारा 3 के उपधारा 2 और खंड सी या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके अंतर्गत किसी नियम या आदेश के तहत छूट दी गई हो। इस छूट के लिए कानूनी ढांचा 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2 अधिसूचनाओं में पाया जाता है। ये अधिसूचना केवल उन्हीं लोगों को छूट देती है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं। ये कानून उन्हें खुद ब खुद नागरिकता नहीं देता, बस उन्हें इसके आवेदन के लिए योग्य बनाता है। उन्हें ये दिखाना होगा कि वे भारत में 5 साल से रह चुके हैं और ये साबित करना होगा कि वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। ये साबित करना होगा कि वे अपने देश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर अपने देश से आए हैं। वो उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है और नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करते हों। इसी के जरिए वो आवेदन के पात्र होंगे। उसके बाद ये भारत सरकार पर होगा कि वो उन्हें नागरिकता दे या नहीं दे। जो शरणार्थी पात्रता नहीं रखते हैं वो भारत की तथर्थ शरणार्थी नीति के साथ सुरक्षित रहते रहेंगे, जहां शरणार्थियों को भारत में रहने के लिए लंबी अवधि में स्टे वीजा जारी किया जाता था। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी UNHCR के अनुसार भारत में म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि देशों से बहुत से शरणार्थी आराम से रह रहे हैं। इसमें सरकार का कहना यह है कि कानून मुस्लिम शरणार्थियों को कवर नहीं करता, क्योंकि हमारी स्थिति यह है कि जब हालात उनके लिए सुरक्षित हो जाएंगे तब शरणार्थी अपने घर वापस लौट सकते हैं और उन्हें लौट भी जाना चाहिए। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस महीने की 13 तारीख को हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने विश्व में तनाव बढ़ने के बारे में बताया था। साथ में उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि यूरोप और आसपास के देशों में तनाव और बढ़ेगा। उस बात को भी अभी 3 दिन नहीं हुए हैं और विदेश मंत्री की बात सच साबित होती नजर आ रही है। ये वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खबर स्लोवाकिया से है, जहां स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर यूक्रेन को हथियार देने का विरोध करने पर उनके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और इस कदम से आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर 15 मई को एक अज्ञात हमलावर ने कई गोलियां बरसा दी। घायल अवस्था में उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बंस्का बाइस्ट्रिका के एक ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां वहां अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत की जानकारी नहीं है। रॉबर्ट फिको यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के सबसे बड़े विरोधी हैं। सुरक्षा बलों ने हमलावर को पकड़ लिया है, जिसके बारे में कुछ डिटेल सामने आई है। हमला करने वाले शख्स की उम्र 71 साल है। उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल गोलीबारी के लिए किया था। गोलीबारी हैंडलोवर में एक निजी सरकारी ऑफसाइट बैठक में हुई। अभी यह नहीं पता चला है कि वह यहाँ तक कैसे पहुँच गया। 1986 में स्वीडिश प्रधानमंत्री ओलाफ पाल्मे की हत्या के बाद ये यूरोप में किसी देश के प्रमुख पर गोलीबारी का पहला मामला है। पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिको अपनी डायरेक्शन सोशल डेमोक्रेसी पार्टी और 2 अन्य पार्टियों के बीच गठबंधन में 2023 में कार्यकाल में लौटे। स्लोवाकिया की सीमा यूक्रेन से लगती है। वह स्लोवाक क्षेत्र के जरिए यूक्रेन में पश्चिमी हथियार भेजने का विरोध कर चुके हैं। इसके अलावा वह यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के खिलाफ भी रहे हैं। इसकी जगह फिको ने सितंबर 2023 में एक इंटरव्यू में कहा कि हम युद्धरत पक्षों पर दबाव क्यों नहीं डालते, यूरोपीय संघ और अमेरिका के दबाव के जरिए उन्हें एक साथ बिठाने और किसी प्रकार का समझौता खोजने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते जो यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी दे। ये गोलीबारी 31 जुलाई 1914 की फ्रांसीसी समाजवादी नेता जेन जोरेस की हत्या की याद दिलाती है। प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद से शुरू हुआ। वह भी युद्ध के विरोधी थे और उन्हें पेरिस के एक कैफे में गोली मार दी गई थी। फिको पर हुए हमले को लेकर हमारे पास सिर्फ सवाल है, लेकिन कोई जवाब नहीं है।
वही यूक्रेन की सैन्य स्थिति की बात करें तो वह गंभीर है। सैनिकों की कमी है और जो बचे हैं वह लगातार युद्ध से थके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देशों के पास पर्याप्त गोले व एयर डिफेंस मिसाइलें नहीं हैं और यूक्रेन के पास सैनिक नहीं हैं जो रूसी सेना को पीछे धकेल सके। वियतनाम युद्ध के बाद यह अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मर रहा। 2 साल पहले पश्चिमी देशों का मानना था कि उसके हथियार रूसी सेना को हरा देंगे और प्रतिबंध अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा, लेकिन पश्चिमी देश इसमें कामयाब नहीं हुए। बाइडेन के लिए आने वाला चुनाव भी इस कारण मुश्किल हो सकता है। इस युद्ध में यूरोप और दुनिया भर की अमेरिकी नेतृत्व की विश्वसनीयता दांव पर है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास कई विकल्प है, लेकिन इनमें से किसी से भी फायदा नहीं होने वाला। एक विकल्प है कि यूक्रेन के जरिए रूस के अंदर प्रमुख ठिकानों पर हमला किया जाए। दूसरा है कि यूक्रेन में सीधा नाटो के सैनिक उतार दिए जाए। हालांकि बाइडेन जानते हैं कि इससे युद्ध की आंच अमेरिका तक आ सकती है, जिस कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाने से मना कर दिया है। युद्ध के बीच रॉबर्ट फिको पर हुए हमले को एक्सपर्ट्स पूरे देश के लिए खतरा मान रहे हैं। साथ ही उनका यह भी मानना है कि यह यूरोप में अस्थिरता ला सकता है। दुनिया भर के नेताओं ने फिको पर हुए हमले की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे हिंसा का डरावना स्वरूप बताया है और कहा है कि अमेरिकी दूतावास स्लोवाकिया की सरकार के साथ संपर्क में है और हर संभव मदद को तैयार है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस जघन्य अपराध के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि कोई भी चीज कभी भी हिंसा या ऐसे हमलों को उचित नहीं ठहरा सकती। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी खिलाड़ी का खेल जगत से अलविदा कहना उस खिलाड़ी के लिए तो बड़ी बात है ही, लेकिन ये बात उसके चाहने वालों को भी उतना ही निराश करती है। फुटबॉल जगत से एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आ रही है। मैजिकल मेसी कहे जाने वाले सुनील छेत्री ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो बनाकर जारी की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि वह अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। हमारी आज की यह रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। तो चलिए आज आपको बताते हैं सुनील छेत्री के खेल जगत के सफर की कुछ झलकियां। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सुनील छेत्री ने 16 मई गुरुवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अपने संन्यास की जानकारी दी। उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं अक्सर याद करता हूँ कि जब मैंने पहली बार अपने देश के लिए खेला था। यह अविश्वसनीय था। नेशनल टीम के मेरे पहले कोच सुखी सर एक दिन सुबह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम आज करियर शुरू करने जा रहे हो। मैं बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था। मैंने अपनी जर्सी ली और उस पर कुछ परफ्यूम छिड़का। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। सुनील ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। वह सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एली डेई और मेसी के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्हें साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। छेत्री ने अपने शानदार करियर में 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छेत्री 2008 में AFC चैलेंज कप, 2011 और 2015 में SAFF चैंपियनशिप, 2007, 2009 और 2012 में नेहरू कप के साथ साथ 2017 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप में खिताब जीतने वाली भारतीय टीमों का हिस्सा रहे हैं। सुनील ने शौकिया तौर पर फुटबॉल खेलने की शुरुआत साल 2002 में की थी। 17 की उम्र में वह मोहन बगाल क्लब से जुड़े। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 20 की उम्र में भेजा। FC चैलेंज कप फाइनल 2008 में ताजिकिस्तान के खिलाफ सुनील ने 3 गोल किए थे। उनके इन्हीं गोल के दम पर भारतीय टीम ने 27 सालों बाद AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया गया था। 2010 और 2011 में सुनील को कैंसस सिटी विजर्ड्स फुटबॉल लीग ने अपनी टीम के लिए साइन किया था। भारत की आज़ादी के बाद विदेश में प्रोफेशनल लीग ज्वाइन करने वाले वे दूसरे खिलाड़ी बने। 2013 में पुर्तगाली क्लब से हटने के बाद छेत्री बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से जुड़े। इस दौरान उन्होंने 23 मुकाबलों में 14 गोल और 7 असिस्ट किए। 2015 में सुनील ने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरे किए थे।
वह ऐसा करने वाले भारत के सबसे पहले फुटबॉलर बने थे। 2017 में किर्गिस्तान के खिलाफ सुनील ने 69वें मिनट में गोल दागकर इतिहास रचा था। उनके इस गोल की बदौलत 2019 एशिया कप के लिए भारत ने क्वालिफाई किया था। इस गोल के साथ वह फीफा की शीर्ष 100 रैंकिंग में शुमार हो गए थे। साल 2018 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप के दौरान सुनील डेविड विला के साथ दुनिया के तीसरे सबसे एक्टिव अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बने थे। हाल ही में 4 जून को सुनील ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। केनिया के खिलाफ इस मुकाबले में उन्होंने 2 गोल दागे। वह 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस साल मानसून सामान्य तारीख से एक दिन पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को मानसून केरल पहुंचेगा। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। मौसम विभाग ने बुधवार देर रात ये अनुमान जारी किया है। घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मानसून कहाँ और कब पहुंचेगा, क्या होता है मानसून और भारत में 2 तरह के मानसून क्या हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। देश में कई इलाकों में इन दिनों चिलचिलाती गर्मी और लू का कहर जारी है। लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इस बीच एक खुशखबरी सामने आई है। इस चिलचिलाती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने अनुमान जताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून केरल में 31 मई को पहुंच जाएगा। IMD के पूर्वानुमान मुताबिक 19 मई को मानसून के अंडमान निकोबार में पहुंचने की संभावनाएं हैं। इसके बाद मानसून देश में अन्य हिस्सों की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। मानसून आमतौर पर उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई तक देश के बड़े हिस्सों तक पहुंच जाता है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि ये जल्दी नहीं है, यह सामान्य तारीख के करीब है। केरल में आमतौर पर 1 जून को मानसून पहुंच जाता है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर और द्वीप समूह पर मानसून के 2 दिन पहले ही यानी 19 मई को ही पहुंचने की संभावनाएं हैं, जबकि वहां दस्तक देने की सामान्य तारीख 21 मई है। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दे दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था। घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें काफी अलग रही है। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से 18 जून को केरल पहुंचा था। पिछले 4 साल की बात करें तो 2020 में मानसून 1 जून को, 2021 में 3 जून को, 2022 में 29 मई को और 2023 में 1 जून को केरल पहुंचा था। अब बात करते हैं कि मानसून आपके राज्य में कब पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 1 से 3 जून, तमिलनाडु में 1 से 5 जून, आंध्र प्रदेश में 4 से 11 जून, कर्नाटक में 3 से 8 जून, बिहार में 13 से 18 जून, झारखंड में 13 से 17 जून, पश्चिम बंगाल में 7 से 13 जून, छत्तीसगढ़ में 13 से 17 जून, गुजरात में 19 से 30 जून, महाराष्ट्र में 9 से 16 जून, गोवा में 5 जून, ओडिशा में 11 से 16 जून, उत्तर प्रदेश में 18 से 25 जून, उत्तराखंड में 20 से 28 जून, हिमाचल प्रदेश में 22 जून, दिल्ली में 27 जून, पंजाब में 26 जून से 1 जुलाई, हरियाणा में 27 जून से 3 जुलाई, चंडीगढ़ में 28 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। आपने मानसून शब्द काफी बार सुना होगा, पर क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। मानसून शब्द का जन्म अरबी भाषा मौसीम से हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति अरब के समुद्री व्यापारियों ने की थी। समुद्री व्यापारी समुद्र से चलने वाली हवा को मौसीम कहते थे, जिसे बाद में मानसून के रूप में जाना जाने लगा। आम भाषा में मानसून ऐसी हवाएं हैं जो मौसम के अनुरूप दिशा बदलती है। मानसून वह हवा है जो बारिश कराती है। मानसून के आने से बारिश शुरू होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में 2 तरह के मानसून कौन से होते हैं। भारत में 2 प्रकार के मानसून होते हैं। पहला गर्मी का मानसून और दूसरा सर्दी का मानसून। भारत में दोनों मानसून का असर अलग अलग समय में रहता है। भारत में गर्मी का मानसून अप्रैल से सितंबर तक रहता है और सर्दी का मानसून अक्टूबर से मार्च तक रहता है। वहीं भारत में मानसून के 2 शाखा हैं। पहला है अरब सागर का मानसून और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये दोनों भारत में बारिश कराता है। भारत में मानसून सबसे पहले केरल पहुंचता है। आमतौर पर इसके केरल पहुंचने की तिथि 1 जून तक की होती है।
है। हालांकि इसमें 1-2 सप्ताह की देरी भी देखी जा सकती है। भारत में हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से दक्षिण पश्चिम तट पर मॉनसून सबसे पहले पहुंचता है। इसके बाद मॉनसूनी हवाएं देश में दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है। अब आपको बताते हैं कि भारत में कैसे पता चलता है मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत में मॉनसून आने का ऐलान करता है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में जब लगातार बारिश होने लगती है तो मौसम विभाग द्वारा इसके आने की घोषणा कर दी जाती है। इसके लिए इन राज्यों में 8 स्टेशनों पर जब 2 दिनों तक 2.5 mm से अधिक बारिश हो जाती है तो मॉनसून की एंट्री मानी जाती है। अब अगर आपके मन में है कि मॉनसून के आने से बारिश कैसे होती है, तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। भारत में जब मॉनसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती है तो देश में बारिश होती है। हालांकि कई बार मॉनसून तय तिथि से नहीं पहुंच पाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे इस वर्ष चक्रवात तूफान बिपारजॉय की वजह से मॉनसून प्रभावित हुआ है और तय तिथि से देरी से भारत पहुंचा है। उम्मीद है कि इस बार मॉनसून सामान्य रहेगा और तेजी से बढ़ रही गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय लोगों के लिए तीर्थ यात्रा उनकी भावनाओं और आस्थाओं से जुड़ी है, जिसके चलते कई यात्री अपना हेल्थ चेकअप भी करवाना भूल जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी यात्रा के पहले प्रदान नहीं करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई को शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं की भारी तादाद तीर्थ स्थलों पर उमड़ रही है। भारी भीड़ के कारण तीर्थ स्थलों पर लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर बड़ी बात सामने आई है। बिना स्वास्थ्य की जांच कराए तीर्थ यात्रा पर आने का मामला सामने आया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य की जांच कराकर तीर्थ यात्रा पर आने की अपील की है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला, जिसकी वजह से यात्रा के दौरान लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं और क्यों लोग स्वास्थ्य की पूरी जानकारी दिए बिना ही लंबी और कठिन यात्राओं पर निकल रहे हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। स्वास्थ्य की जाँच ठीक से न कराने के मामले के सामने आने के कारण तीर्थ स्थलों पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 11 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं तीर्थ स्थलों में उमड़ रही भीड़ को लेकर 19 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए डॉक्टरों की ओर से विशेष जानकारी दी गई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सरकार की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को देखकर हरिद्वार और ऋषिकेश सीधे पहुंच रहे हैं। 4 धाम में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पर 16 मई को रोक लगा दी गई थी। 16 मई को पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे की ओर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 19 मई तक रोक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा पर जाने से पहले तीर्थ यात्रियों को अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि अगर सांस और दिल की ज्यादा दिक्कत है तो यात्रा ना करें। डॉक्टर की अनुमति देने पर ही यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। मैदान और पहाड़ के तापमान में अंतर को देखते हुए तीर्थ यात्रियों को अपना शरीर इसके अनुरूप ढालने के लिए मैदान में पहाड़ी इलाकों में जाकर पहले आराम करने को कहा गया है। एकदम से ज्यादा पैदल ना चलने को कहा गया है। दरअसल देश में अभी तापमान चरम पर है। कई स्थानों पर 40 डिग्री या इससे अधिक का तापमान है। वहीं 4 धाम में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। रात को यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान है। 4 धाम यात्रा पर पहुंच रहे तीर्थ यात्री स्क्रीनिंग के दौरान अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी छुपा रहे हैं। इस कारण भी 4 धाम में उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हरिद्वार से लेकर 4 धाम तक कुल 21 स्थानों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। कई स्थानों पर यात्रा के दौरान बीमारी को छुपाने का मामला भी सामने आया है। वे न तो पुरानी बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, न मेडिसिन की जानकारी दे रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कुल 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है। विभाग के अनुसार यात्रा शुरू होने के बाद से 40,000 के करीब तीर्थ यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि तीर्थ यात्रा पर आने वाले 50 साल से अधिक उम्र के हर तीर्थ यात्री की स्क्रीनिंग कराई जा रही है।
धाम के मंदिर परिसरों में 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 16 मई को पर्यटन सचिव को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि 4 धाम में इस बार पिछले सालों की तुलना में कहीं अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस बढ़ती भीड़ के कारण धामों में दिक्कत ना हो, इसीलिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में मोबाइल से फोटो खींचने और वीडियो बनाने में श्रद्धालुओं को काफी समय लग जाता है। इस कारण मंदिर परिसर के आसपास अनावश्यक भीड़ बढ़ती है। रील बनाकर लोग गलत संदेश भी दे रहे हैं। इसे एक प्रकार के अपराध की संज्ञा देते हुए मुख्य सचिव ने ऐसे लोगों के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए आने वालों की उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही जांच की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन 4 धाम आने वालों को बॉर्डर से ही वापस भेजा जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उत्तराखंड के बॉर्डर पर सख्ती से जांच की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को 4 धाम की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही दूसरे राज्यों के सचिवों को भी पत्र भेज दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि जिनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता वह मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर ही यात्रा पर आए। सरकार की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविरों में अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दें। इससे उनकी यात्रा सुखद और सफल होगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। तो आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। जब ये ड्रेस पहन के नगर निगम का कर्मचारी वसूली करेगा, ये ड्रेस पहन के नगर निगम का कर्मचारी गुंडागर्दी करेगा, तो क्या सम्मान रहेगा इस वर्दी का, ये हमारे देश का, मिलिट्री का, आर्मी का, किसी का भी। इंदौर नगर निगम ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिस फैसले के तहत रिमूवल गैंग को आर्मी के जैसी दिखने वाली ड्रेस दी गई थी। 200 से ज्यादा कर्मचारियों को यह ड्रेस दी गई थी और इस ड्रेस को पहनने का मकसद अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान होने वाले विवाद से बचाना था। लेकिन इस तरह की ड्रेस लागू करने के बाद में इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और महापौर को विपक्ष सहित सभी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम इंदौर द्वारा एक रूपता अनुशासन के लिए नगर निगम रिमूवल टीम को दी गई विशेष प्रकार की वर्दी पहनने से यदि पूर्व सैनिकों की भावना आहत होती है तो वर्दी में जो भी आवश्यक बदलाव की आवश्यकता होगी वो किए जाएंगे। रिमूवल विभाग में रिमूवल के काम में एक रूपता आए, अनुशासन दिखे, इसलिए वर्दी देने का काम रिमूवल विभाग के अधिकारियों ने किया था। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से जाने अनजाने यदि सैनिक और पूर्व सैनिकों की भावना इससे आहत होती है तो मैंने निर्देश जारी किए हैं कि इसमें कुछ थोड़ा चेंज किया जाए और अनुशासन और एकरूपता के भाव को भी बनाए रखते हुए वर्दी भी रखी जाए। इसलिए जो एक निर्णय और जो वर्दी एक कॉम्बैट की तरह दिख रही थी उसमें जो आवश्यक परिवर्तन होगा वो हम कर रहे हैं। एक दिन पहले पीली जीप में सवार होकर सड़कों पर घूमने वाले नगर निगम के कर्मचारियों को सैनिकों जैसी वर्दी पहना दी गई थी। इसका बखान करते हुए निगम यह कहने से भी नहीं चुका कि इससे व्यवस्था बेहतर होगी। बता दें कि कई रिमूवल कर्मचारियों को नई वर्दी पहना भी दी गई थी। इसके बाद सबसे पहले शहर के नागरिकों ने इसका विरोध इंटरनेट मीडिया पर शुरू किया। कहा गया कि वसूली और बदतमीजी के लिए बदनाम निगम की गैंग के सदस्यों को सैनिकों की वर्दी देना सेना का अपमान करने जैसा है। इस पर कानूनी प्रश्न भी उठने लगे, जिसके बाद दाव उल्टा पड़ता देख नगर निगम ने अपना निर्णय वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में जनमत संग्रह करने की चेतावनी भी दी थी। दरअसल नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव नहीं चाहते थे कि बैठे बैठे कांग्रेस के हाथों में मुद्दा दे दिया जाए, इसलिए इस फैसले को फिलहाल वापस ले लिया गया है। इधर दूसरी तरफ फैसला वापस होने के बाद नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप इंदौर नगर निगम बैकफुट पर आ गया। निगम आयुक्त के द्वारा आज रिमूवल गैंग से मिलिट्री जैसी दिखने वाली ड्रेस वापस ले ली गई है। चोकसे ने आगे कहा कि कल ही हमने यह कह दिया था कि इस तरह की ड्रेस निगम की रिमूवल गैंग को पहनाना मिलिट्री का अपमान है। इसके साथ ही हमने यह भी घोषणा कर दी थी कि यदि 7 दिन में यह ड्रेस वापस नहीं ली जाएगी तो राजवाड़ा पर बड़ा प्रदर्शन कर जनता को साथ में लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस के द्वारा इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही थी।
इसी बीच आज नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के द्वारा रिमूवल गैंग से मिलिट्री जैसे दिखने वाली यह ड्रेस वापस बुला ली गई है। अब रिमूवल गैंग के कर्मचारियों से कहा गया है कि आपको दूसरी नई ड्रेस दी जाएगी। चोकसे ने कहा कि निगम की रिमूवल गैंग के कर्मचारियों को मिलिट्री जैसी ड्रेस पहनने का फैसला ही प्राथमिक रूप से गलत था। इस गलत फैसले को लेकर 600 जोड़े कपड़े बनवाए गए। इन कपड़ों को खरीदने पर जो पैसा लगा है उस पैसों को नगर निगम आयुक्त के निजी खाते से लिया जाना चाहिए। आयुक्त की इस गलती का खर्च नगर निगम के खजाने पर नहीं डाला जाना चाहिए। एक जो कर्मठता से, लगनता से, पूरी वीरता से हमारे देश के लिए काम करते हैं और जो लोग पूरी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं और देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं, वैसे वीर जवानों को ये ड्रेस पहनाई जाती है। जब ये ड्रेस पहन के नगर निगम का कर्मचारी वसूली करेगा, ये ड्रेस पहन के नगर निगम का कर्मचारी गुंडागर्दी करेगा, तो क्या सम्मान रहेगा इस वर्दी का, ये हमारे देश का, मिलिट्री का, आर्मी का, किसी का भी। तो बहुत ही शर्म करने वाली बात है, कितने समझदार लोग होने के बाद भी इतना बड़ा घोर अपमान हुआ हमारे आर्मी का, आर्मी की ड्रेस का, लोगों के सम्मान का। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय महापौर जी से और कमिश्नर महोदय से निवेदन है कि इस मसले को संज्ञान में लेते हुए आदरणीय महापौर जी खुद इतनी बड़ी गलती के लिए इस्तीफा दे और नगर निगम, मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से निवेदन है कि इतना बड़ा जो घोर कृत्य हुआ इंदौर में, आर्मी का अपमान करा, देश के सम्मान का अपमान करा, इसलिए नगर निगम आयुक्त को तुरंत हटाया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा संगीन अपराध है। दरअसल पुलिस और आर्मी की वर्दी को लेकर नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इस तरह की वर्दी पहनने से आम जनता में अधिकारियों कर्मचारियों का अलग प्रभाव पड़ता है। कई बार अतिक्रमण विरोधी मुहिम में भी विवाद और हाथापाई की स्थिति में भी लोग वर्दी पहने अधिकारियों से विवाद और उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने अपने अधीन नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के अधिकारियों कर्मचारियों को यह वर्दी प्रदान की थी। हालांकि इंदौर नगर निगम ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें उसने रिमूवल कर्मचारियों को सेना की जैसी वर्दी पहनने के आदेश दिए थे। यह फैसला कांग्रेस और पूर्व सैनिकों की आपत्ति के बाद लिया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि वर्दी की डिजाइन में संशोधन किया जाएगा, उसके बाद ही रिमूवल कर्मचारी और अधिकारी इसे पहन सकेंगे। बता दें कि इससे पहले ग्वालियर निगम द्वारा रिमूवल अमले को 4 साल पहले आर्मी की तरह दिखने वाली डंगरी को वर्दी के रूप में अपनाया गया था। तो यह थी आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे विभाग जो विपक्षी नेता हैं उन पर तो बहुत अग्रेसिव होकर आक्रामक तरीके से कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो एनडीए में शामिल हो जाते हैं विपक्ष के नेता उन पर सॉफ्ट हो जाता है। आपने कहा पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे, वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, ये कैसे संभव? पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो वो विभिन्न ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद की गई 1.25 लाख करोड़ रुपए की राशि गरीबों में बांटने का प्रावधान लाएंगे। पीएम मोदी ने इसके साथ में ये भी कहा कि इसके लिए अगर कुछ जरूरी हुआ तो कानून में बदलाव भी किया जाएगा। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या सरकार ऐसा सच में कर सकती है या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने ऐसा ही कुछ बयान काले धन के बारे में भी दिया था कि अगर स्विस बैंक में रखे पैसे भारत आ गए तो प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पीएम मोदी ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि ईडी से बरामद किया गया 1.25 लाख करोड़ रुपए आप गरीबों में बांटेंगे, यह कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि आपने बहुत मार्मिक चीज पूछी है। मैं मानता हूं कि 2 प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। एक जो बड़े कारोबार में करते हैं, जिनमें लेने वाला भी कुछ बताता नहीं और देने वाला भी नहीं बताता है, ये मुसीबत है। मगर ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं। जैसे बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में पैसे गए तो पता है भाई कि इस आदमी को नौकरी मिली, उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है और उस बेचारे ने यहाँ से कर्ज लिया, उसने जमीन गिरवी रखी, घर गिरवी रखा, यानी ट्रेल है। अभी हमने काफ़ी पैसे जब्त किए हैं, हमने 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अब जैसे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा रैकेट चलाती है, ये बड़े ईमानदारी का ठेका लेकर घूम रहे हैं। कोऑपरेटिव में गरीबों के पैसे हैं, ज़्यादातर नौकरी पेशा वालों के पैसे
और आदमी फिक्स डिपॉजिट में पैसे देता है, रखता है कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे, बेटा बड़ा होगा तो एक कमरा बड़ा होगा। इन लोगों ने पैसों को अपने निजी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बांट दिए हैं और हजारों करोड़ का घपला किया है। उन्होंने केरल फाइल को लेकर तो आप डरते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं। अब उसमें ट्रेल है कि आप पैसा इसने रखा और इसका डूबा। अब हमने प्रॉपर्टी जब्त की है। मैं चाहता हूं मैं उस प्रॉपर्टी से कैश और जो संपत्ति है उसको ऑक्शन करके वह पैसे मैं कैसे लौटा सकता हूं। पीएम मोदी ने बरामद किए रुपयों के बारे में कहा कि अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपए लौटा चुका हूं, जिसका ट्रेल मिला है। अब लालू जी जब रेलवे मिनिस्टर थे, साफ गरीब लोगों को जॉब देने के बहाने जमीन लिखवा ली है और इसका ट्रेल मिला है। अब वह बेचारा डर के मारे एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, लेकिन देखिए ट्रेल मिल रहा है कि इसकी जमीन गई, इस तारीख को गई और इस तारीख को नौकरी मिली। अब हमने जब्त किया है तो हम उसका ऑक्शन करके उस गरीब को ज़मीन वापस करने के लिए सोच रहे हैं। मैं दिमाग काफ़ी लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि यह मेरे मन से हो रहा है कि यह गरीब का पैसा है। इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करके लूटा है, इनको वापस मिलना चाहिए। अभी मैं लीगल टीम की मदद ले रहा हूँ। मैंने जुडिशरी के लोगों से कहा है कि कुछ रास्ता बताओ, रुपए पड़े रहने से मुझे क्या मतलब है। इनकम टैक्स रेट आयकर की धारा 132 के तहत आती है। इसके तहत अधिकारी किसी व्यक्ति के बिजनेस या घर कहीं पर भी छापा मार सकता है। बता दें कि छापा किसी भी वक्त पड़ सकता है और कितने भी समय तक चल सकता है। इतना ही नहीं, अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो जब्ती भी की जा सकती है। पूरे परिसर में मौजूद किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, जिसमें पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। छापे के दौरान अधिकारी जानकारी बाहर निकालने के लिए ताले तक तोड़ सकते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियां जैसे आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती है। एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि ईडी और इनकम टैक्स किसी गुप्त सूचना पर या काफी समय की निगरानी के बाद यह फैसला लेता है कि छापेमारी कैसे और कब करनी है। इनकम टैक्स एक्ट 132 इस बारे में स्पष्ट नहीं बताता है कि रेड में बरामद रुपयों का सरकार कैसे खर्च कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो इस एक्ट में संशोधन करके नए अधिनियम जरूर ला सकती है। इस बात पर थोड़ा यकीन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी ही एक बात कही थी। आइए सुनाते हैं कि क्या कहा था पीएम मोदी ने। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। हालांकि इस बात की संभावनाएं कम ही दिखाई देती है कि ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो यह एक चमत्कार से कम नहीं होगा। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। सूर्य अपने 11 वर्षों के चक्र के चरम की ओर बढ़ रहा है। इस कारण सूर्य में बढ़ी हुई गतिविधियां देखी जा रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2025 पृथ्वी के लिए और भी खतरनाक होने वाला है। तब पृथ्वी से कई भयानक सौर तूफान टकरा सकते हैं। पिछले सप्ताह एक तूफान धरती से टकराया था। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है यह आने वाला खतरा और क्या मानवता इस खतरे के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पिछले सप्ताह एक भयानक सौर तूफान धरती से टकराया। इसके कारण दुनिया के कई देशों में रंगीन आसमान देखने को मिला है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने 2025 में एक और विशाल विस्फोट की चेतावनी दी है। हार्वर्ड के एक खगोल भौतिकी विद्य ने बताया कि सूर्य अभी अपने सोलर मैक्सिमम यानी सौर अधिकतम तक नहीं पहुंचा है। सूर्य का एक चक्र 11 वर्षों का होता है और सोलर मैक्सिमम इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जावान बिंदु है, जिसमें अधिक अशांति सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को बढ़ा देती है। सोलर मैक्सिमम अंततः अगले साल गर्मी की तपिश में जुलाई 2025 तक होने की उम्मीद है।
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा, अगले 1 या 2 साल में हमें बहुत बड़े तूफान देखने को मिल सकते हैं। पिछले वीकेंड पर सौर तूफान के कारण G5 लेवल की भूचुंबकीय स्थितियां देखी गई थी। सौर तूफान सूर्य पर बने एक सनस्पॉट से निकला था। 1859 में कैरिंगटन घटना को जन्म देने वाले सनस्पॉट से भी यह बड़ा था। कैरिंगटन घटना के दौरान एक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इससे टेलीग्राफ के तारों में आग लग गई थी। दुनिया भर का संचार काट दिया गया था और यहाँ तक कि जहाजों के कंपास भी बाधित हो गए थे। अंतरिक्ष मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही आने वाले बड़े सौर तूफानों का सीधा और बुरा असर हो सकता है। डॉक्टर मैकवेल ने कहा कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए निश्चित तौर पर यह एक डरावना समय है। जिस तरह सोलर मैक्सिमम है उसी तरह सोलर न्यूनतम भी होता है, तब गतिविधि सूर्य में काफी कम होती है। साल 2019 के सौर न्यूनतम के दौरान सूर्य की सतह पर सनस्पॉट की संख्या प्रभावी रूप से 0 थी। यूएस नेशनल स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर का अनुमान है कि साल 2025 में आने वाले सोलर मैक्सिमम के दौरान सनस्पॉट की संख्या 115 हो सकती है। इन सनस्पॉट से सौर ज्वालाएं और प्लाज्मा के शक्तिशाली विस्फोट निकलते हैं, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सौर तूफान सैटेलाइट और जीपीएस में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। पहले हांगकांग, फिर सिंगापुर और अब नेपाल, इन तीनों देशों ने भारत की 2 मसाला कंपनियां MDH और एवरेस्ट के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। ये कार्रवाई इनके मसालों में कथित रूप से हानिकारक केमिकल पाए जाने पर की गई है। इन दोनों मसाला कंपनियों के कुछ उत्पादों में कथित रूप से एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मिली थी। एथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टिसाइड होता है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले हांगकांग ने MDH के तीनों मसालों मद्रास कड़ी पाउडर, मिक्स्ड मसाला पाउडर और सांभर मसाला और एवरेस्ट के फिश कड़ी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से ज्यादा होने का दावा करते हुए इन पर बैन लगा दिया था। इसके बाद सिंगापुर ने भी यही किया और अब नेपाल ने भी ऐसा किया। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए समझते हैं कि आखिर भारत के मसालों को लेकर दुनिया को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। नेपाल के फूड डिपार्टमेंट के प्रवक्ता कृष्ण महाराजन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि MDH और एवरेस्ट के मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया भर में ज्यादातर मसाले भारत से ही जाते हैं। इनमें भी MDH और एवरेस्ट तो ऐसी कंपनियां हैं जिनके मसाले घर घर में हैं, लेकिन अब दोनों ही कंपनियों के उत्पाद जांच के दायरे में हैं। MDH और एवरेस्ट के मसालों की ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी जांच शुरू हो सकती है। ब्रिटेन का कहना है कि वो भारत से आने वाले मसालों की जांच और सख्ती से करेगा। न्यूजीलैंड के फूड सेफ्टी रेगुलेटर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल जेनी बिशप ने बताया कि एथिलीन ऑक्साइड एक केमिकल है जो कैंसर का कारण बनता है। इसका इस्तेमाल खाने को स्टेरलाइज करने के लिए किया जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड समेत कई देशों में इसका उपयोग बंद हो गया है। MDH और एवरेस्ट के मसाले न्यूजीलैंड में भी बिकते हैं, इसीलिए हम इस मसाले की जांच करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं भारत की फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने पिछले महीने MDH और एवरेस्ट समेत सभी मसाला कंपनियों के उत्पादों के सैंपल मांगे थे। इसके साथ ही FSSAI ने हांगकांग और सिंगापुर से भी डिटेल मांगी है। ये मसाले ही थे जिसकी खोज में 1458 में पुर्तगाल से वास्को द गामा भारत आ पहुंचा था। आज भी दुनिया में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि दुनिया में ज्यादातर मसाले भारत के ही होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल 12% से ज्यादा मसालों का निर्यात अकेले भारत करता है। चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे मुल्क भारतीय मसालों के बड़े खरीदार हैं। लेकिन इस तरह के इल्जामों से भारत के मसाला कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि MDH और एवरेस्ट दशकों पुरानी कंपनियां हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत के मसालों पर सवाल खड़े हुए हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में एक बायोकेमिस्ट्री एक्सपर्ट स्मिता मजुमदार ने बड़े ब्रांड्स के मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला की जाँच की थी। उन्होंने इन मसालों में सीसा के इस्तेमाल होने का दावा किया था। उनका कहना था कि इन मसालों में सीसा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन्हें
गहरा नारंगी और सुर्ख लाल रंग दिया जा सके। आज तक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को अमेरिका के फूड एंड ड्रग के एक प्रवक्ता ने बताया है कि 2021 के बाद से अब तक MDH के मसालों की 14% से ज्यादा खेप को इसलिए लौटा दिया गया क्योंकि इनमें बैक्टीरिया पाए गए हैं। MDH और एवरेस्ट दोनों न सिर्फ भारत के सबसे बड़े मसाला ब्रांड है बल्कि सबसे पुराने भी हैं। MDH यानी महाशियां दी हट्टी 107 साल तो एवरेस्ट 57 साल पुराना ब्रांड है। MDH की शुरुआत 1919 में पाकिस्तान के ही एक छोटी सी दुकान से हुई थी। इसे धर्मपाल गुलाटी के पिता चुन्नी लाल ने शुरू किया था। आजादी के बाद MDH ने अपनी दुकान दिल्ली के करोल बाग में खोली। आज ये सिर्फ मसाला कंपनी ही नहीं रह गई है बल्कि 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य बन गई है जो स्कूल और अस्पताल भी चलाती है। दुबई और लंदन में इसके ऑफिस हैं जबकि 100 से ज्यादा देशों में MDH मसाले के निर्यात होते हैं। वहीं एवरेस्ट ब्रांड की शुरुआत 1967 में वादीलाल शाह ने की थी। साल 2005 तक भारत में एवरेस्ट का मार्केट शेयर 30% तक था, लेकिन बाद में MDH का बाजार बढ़ने से इसका मार्केट शेयर घटता चला गया। अनुमान है कि आज के समय में भारत में एवरेस्ट का मार्केट शेयर 13% और MDH का 12% है, यानी दोनों कंपनियों का भारत के मसाला बाजार में 25% हिस्सेदारी है। 2022 में MDH का रेवेन्यू 2600 करोड़ और एवरेस्ट का 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था। तो आइए समझते हैं कि आखिर कैसे विवाद में पड़े ये दोनों ब्रांड। MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड कथित रूप से तय मात्रा से ज्यादा पाया गया है। इस कारण दुनिया भर के कई देशों ने इन दोनों ब्रांड्स के कई मसालों पर जांच बैठा दी है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर का खतरा होता है, हालांकि कभी कभार या कम मात्रा में इसका सेवन खतरनाक नहीं माना जाता। यही वजह है कि मसालों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने बताया था कि MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में तय सीमा से ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था। इसी कारण सिंगापुर ने भी एवरेस्ट के फिश कड़ी मसाला को लौटा दिया था। न्यूज एजेंसी ANI को सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कुछ देशों में 0.3% तो कुछ में 7% तक एथिलीन ऑक्साइड को मिलाया जा सकता है। वहीं इन देशों के मसालों पर बैन लगाने से फिलहाल भारत के एक्सपोर्ट मार्केट पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। जिन देशों में मसालों पर बैन लगा है उनमें भारत 1% से भी कम मसालों का निर्यात करता है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सुबह नहाने उठे और शावर में पानी ही न आए, आप दाढ़ी बनाने के लिए नल चालू करें और उसमें पानी न आए, दाल चढ़ाने के लिए अपने RO का नल खोलें और उसमें भी पानी न आए, है ना थोड़ी भयावह स्थिति। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पानी ही न हो। यकीन मानिए यह कल्पना सच हो सकती है अगर आप और हम मिलके जल संकट के लिए कुछ नए कदम नहीं उठाएंगे। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट नींद से जगाने के लिए काफी है क्योंकि जो आंकड़े केंद्रीय जल आयोग ने जारी किए हैं वो बहुत चिंताजनक है। नमस्कार, मैं हूँ राधिका पुराणिक। स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि करते हैं उसका बारीक और सटीक विश्लेषण। CWC यानी केंद्रीय जल आयोग ने 10 से 16 मई के बीच 150 जलाशयों के भंडारण स्तर की जानकारी दी है। पिछले साल की इसी अवधि में भंडारण 57.993 BCM था। वर्तमान भंडारण पिछले साल के स्तर का 78% है। देश के प्रमुख जलाशयों के जल संग्रहण में गिरावट आई है और वर्तमान में यह कुल भंडारण क्षमता का 25% ही रह गया है। केंद्रीय जल आयोग CWC ने अपने साप्ताहिक बुलेटिन में कहा कि वर्तमान में देश के 150 प्रमुख जलाशयों में 45.277 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। जलाशयों में 20 जल विद्युत परियोजना शामिल है जिनकी सामूहिक रूप से भंडारण क्षमता 35.299 BCM है। CWC ने 10 से 16 मई के बीच 150 जलाशयों के भंडारण स्तर की जानकारी दी है। पिछले साल की इसी अवधि में भंडारण 57.993 BCM था। वर्तमान भंडारण पिछले साल के स्तर का 78% है। बुलेटिन के अनुसार उत्तरी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 10 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 19.663 BCM है। वर्तमान में इनमें 5.618 BCM क्षमता का 29% है। यह पिछले साल के 37% से कम है। पूर्वी क्षेत्र असम, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और बिहार में
20.430 BCM की क्षमता वाले 23 जलाशय हैं। इन जलाशयों में वर्तमान में 6.531 BCM यानी 31.97% भंडारण है। यह पिछले वर्ष के 28% से बेहतर है। इसके अलावा 16 मई तक देश के 150 जलाशयों में उपलब्ध कुल पानी 45.277 BCM है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 25% है। पिछले वर्ष पानी की उपलब्धता 57.993 BCM, जो चालू वर्ष में लगभग 13 BCM पानी की गिरावट का संकेत देती है। उत्तर में जलाशयों में उपलब्ध पानी 5.618 BCM है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 29% है, जबकि एक साल पहले यह 37% था। पूर्वी क्षेत्र में पिछले वर्ष के इसी मौसम की तुलना में अधिक पानी की उपलब्धता का रुझान जारी है। जलाशयों में कुल भंडारण 6.531 BCM है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 31.97% है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में भंडारण 28% था। पश्चिम में जलाशयों में पानी उपलब्ध 9.696 BCM है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 26.11% है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में पानी की उपलब्धता 32% थी, जो कमी का संकेत देता है। मध्य क्षेत्र में पानी उपलब्ध 15.938 BCM है, जो इन जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता का 33% है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान भंडारण 40% था, जो 7% की गिरावट दर्शाता है। दक्षिण में जलाशयों में पानी की उपलब्धता 7.494 BCM है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 14% है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान भंडारण 26% था, जो पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट का संकेत देता है। देश भर में लगभग 33 जलाशय हैं, जिनमें पानी का भंडारण सामान्य सीमा से 50% से कम है। समय आ गया है कि आप, हम और सरकार को जल संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पर यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी और हमारी भी जवाबदेही है कि हम पानी का सही इस्तेमाल करें। यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। गाजियाबाद से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पर लाइव क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी मैच पर कुछ रुपए लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी का सिलसिला जारी है। कई नामी कंपनियों के बीच जालसाज भी अपना ऐप बनाकर लोगों को चपत लगा रहे हैं। पिछले एक महीने में साइबर थाने में ऐसे कई मामले पहुंचे हैं। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पर लाइव क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी मैच पर कुछ रुपए लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी का सिलसिला जारी है। कई नामी कंपनियों के बीच जालसाज भी अपना ऐप बनाकर लोगों को चपत लगा रहे हैं। पिछले एक महीने में साइबर थाने में कई ऐसे मामले आ चुके हैं। एडीसीपी क्राइम सचिदानंद ने बताया कि टीम इन मामले की जांच कर रही है। जिन ऐप से ठगी की गई उसके बारे में पता किया जा रहा है। साथ ही जिन अकाउंट्स में रुपए गए हैं बैंक से उनके बारे में भी डिटेल ली जा रही है। अंकुर विहार में रहने वाले गणेश नाम के युवक ने पुलिस को शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर एक लिंक पर क्लिक करने के बाद एक व्यक्ति ने उन्हें कॉल किया। उसने बताया कि वह मुंबई की कंपनी से बात कर रहा है और वह बेस्ट फैंटेसी टीम बनाकर देगा। इसके बाद गुजरात और चेन्नई की मैच की बेस्ट टीम बनाकर देने की 1799 रुपये फीस ले ली। उसने उन्हें टीम बनाकर दे दी। पीड़ित के अनुसार मैच खत्म होने के बाद उन्हें कॉल आई और एक स्क्रीनशॉट को चेक करने के लिए कहा गया, जिसमें उनके 10 लाख रुपए जीतने की बात कही गई थी। बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी टीम तीसरे नंबर पर रही है। अब इन रुपयों को निकालने के लिए उन्हें कुछ फीस जमा करने के लिए कहा गया। उन्होंने फीस के लिए 18,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन उन्हें ना ही ये रुपए मिले और ना ही वॉलेट में दिख रहे 10 लाख रुपए। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। इसके अलावा साइबर थाने में सामने आए एक अन्य मामले में ठगों ने एक युवक को फैंटेसी लीग में 6 लाख रुपए की जीत दिलाने का झांसा दिया। टीम बनाने के बाद जब मैच खत्म हुआ तो उसने ऐप पर विजेता राशि 6 लाख ही दिखाई, लेकिन उसे निकालने के बहाने ठगों ने उनसे 30,000 रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित ने मेट्रो सिटी में लगे कुछ होर्डिंग पर ऐप को देखकर इंस्टॉल किया था। ठगों ने उसमें 100% जीत की गारंटी भी दी थी।
अभी तक शेयर ट्रेडिंग और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने से फैंटेसी ऐप के जरिए फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। दरअसल अभी आईपीएल चल रहा है। आईपीएल के मैचों में टीम बनवाकर सबसे ज़्यादा ठगी की जा रही है। इसके अलावा आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप भी होना है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के ऐप पर सक्रिय हैं। लोगों की सक्रियता को देखकर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। जांच में सामने आया है कि शेयर ट्रेडिंग की तरह से इसमें सोशल मीडिया पर लिंक डलवाकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। फैंटेसी लीग में लोगों को अपनी एक वर्चुअल टीम बनानी होती है। इसमें मैच में दोनों टीम से खेल रहे खिलाड़ियों को मिलाकर 11 प्लेयर चुनने होते हैं। लाइव मैच में प्लेयर्स के प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट का निर्धारण होता है और फिर सबसे रैंकिंग के हिसाब से इनाम का वितरण होता है। इस तरह से ऐप पर कई लोग 50 रुपये लगाकर लाखों करोड़ रुपए जीत चुके हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खेलते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए जालसाज इसी तरह का अपना ऐप बनाकर सोशल मीडिया पर इसका लिंक शेयर करते हैं। इसके बाद वह कॉल कर लोगों को ऐसी टीम बनाकर देने का झांसा देते हैं जिससे उन्हें लाखों रुपए की कमाई पक्की हो सके। शुरू में कुछ प्रॉफिट दिया जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे करके उनसे ठगी की जाती है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।